नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ, जो मैं बातें करने वाली हूँ, वो है श्रद्धा वालकर के लिए। जो अभी नवंबर में घटना घटी है, जिसे सुनकर हमारी रूह कांप गई। एक लड़की को 35 टुकड़ों में काटा गया है और ये जिसने भी किया है उसे जाति विशेष से प्लीज़ ना जोड़ें। और मैं कोई यहाँ पर सिफारिश नहीं करने आई हूँ। जो जनरल बातें हैं, जो जेन्यून बातें हैं, जो हम आपकी बातें हैं, और श्रद्धा की मौत किन कारण से, किस वजह से हुई है, उस पर मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ, जिसके बारे में किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लोग आफताब को देख रहे हैं, श्रद्धा के लिव इन रिलेशनशिप को देख रहे हैं, कानून की प्रक्रिया देख रहे हैं और पुलिस का काम देख रहे हैं। पर कुछ ऐसे भी पहलू हैं, कुछ अनछुए पहलू, जो हमें दिख तो रहे हैं पर हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है ऐसा कई लोगों को लग रहा होगा, पर इस पर खुलकर कोई भी बात करने सामने से नहीं आ रहा है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ मैं अपनी बातें रखती हूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ जाती हैं या आप एग्री करते हो मेरी बातों से, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, सबसे पहले मैं कहती हूँ, 3 साल पहले कोई लड़की जॉब कर रही है, किसी ऐप के थ्रू किसी लड़के से मिलती है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बात कह रही हूँ वो यूँ भी कह सकती हूँ। किसी लड़की से मिलती है, उसके पिता को पता चलती है वो बात, और उसके बाद वो रोक टोक करते हैं लड़की को। लेकिन लड़की कहती है कि वो बालिग है, वो अपना अच्छा बुरा सोच सकती है, और वो उस लड़के के साथ जाकर रहने लगती है। वो लड़का, जिसके बारे में वो पूरी तरह जानती ही नहीं थी, उसके साथ वो रहने का फैसला कर लेती है। और जब वो रहने लगती है तो उसे धीरे 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 सारी बातों की खबर लगने लगती है कि वो जिसके पास आई है, जिसके साथ आई है, वो उसके लिए सही नहीं है। और उस लड़के ने भी धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू किया, अपनी असली औकात दिखानी शुरू की कि वो क्या है। वो कहते हैं ना कि आँखों पर जब पर्दा पड़ जाता है तो फिर कुछ नहीं सूझता, लेकिन जब पर्दा हटता है तो बहुत देर हो जाती है। तो ये देर शायद श्रद्धा के साथ भी हो गई, और देर हुई नहीं, उसने कर दी। मैं ये कहूँगी कि देर हुई नहीं, उसने कर दी। जब श्रद्धा ने अपनी कंप्लेन पुलिस में दर्ज कराई थी, जब उसे पहली बार मारा पीटा गया था, जब उसने पुलिस को कंप्लेन दर्ज कराई थी, तब उसने अपने फादर को क्यों नहीं कॉल किया? ये कौन सा बच्चों का ईगो था? उस लड़की का ईगो था कि उसने पुलिस को तो बताया पर अपने फादर को नहीं बताया, अपने घर में किसी मेंबर को नहीं बताया, ना भाई को बताया, ना फादर को बताया। ये कौन सा उसका ईगो था? हो सकता है पुलिस ने नहीं लिया एक्शन, पर मे बी कि उसके फादर के कहने पर वो एक्शन में आते। ऐसा हो सकता था कि उसके फादर जब सामने से आते तब शायद पुलिस एक्शन में आ जाती, और जो अभी उसके फादर कर रहे हैं ये काम पहले हो जाता, और श्रद्धा नहीं मरती, बच जाती। तो एक बात यह कि यहाँ पर श्रद्धा का ईगो, जो कि उसने अपने फादर को नहीं बोला, पुलिस में कंप्लेन लिखाई और पुलिस ने ध्यान नहीं दिया उस बात पर, और आगे जो कुछ भी हुआ आप सबको पता है। दूसरी बात, जब 2020 में उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जब श्रद्धा की माँ की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से उससे कोई भी कांटेक्ट उसकी फैमिली वालों से नहीं रहता है। ये बातें सभी जान रहे हैं, बार बार न्यूज़ में आ रही है। उसके फादर ने भी एक्सेप्ट किया इस बात को कि उनकी बातें श्रद्धा से नहीं हुआ करती थी, या श्रद्धा बात नहीं करती थी। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या एक पिता का फर्ज तब नहीं था जब उनकी बेटी उनसे बात नहीं कर रही थी? तो क्या पिता का एक फर्ज नहीं बनता था कि वो अपनी तरफ से कॉल करके उससे पूछते? कुछ नहीं, उसे वापस आने के लिए नहीं कहते, पर उसका हाल समाचार तो वो ले सकते थे ना। यहाँ पर पिता का ईगो सामने आ गया। पिता ने ये सोचा
कि जब बेटी मेरी बात नहीं कर रही है, मेरी बात नहीं मान रही है, तो मैं क्यों करूं? यही वजह हो सकती है कि उसकी मौत के 2.5-3 महीने के बाद जब उसके दोस्त उसके यहाँ फ़ोन करते हैं, तब पिता को होश आता है कि ओ मेरी बेटी बात नहीं करी, मेरी बेटी दिख नहीं रही है। क्या ये कैसे पिता थे? क्या इस पहलू के बारे में आपने सोचा है? जितना वक्त अभी वो दे रहे हैं इस केस में, अगर ये वक्त वो उस समय उन्होंने दे दिया होता तो शायद श्रद्धा आज मरती नहीं। आज उसके कातिल आराम से जेल की सलाखों के पीछे नहीं बैठे रहते हैं और वहाँ बैठकर इंग्लिश नॉवेल की डिमांड नहीं कर रहे होते। मैं आगे भी बोलती हूँ और भी बातें। अब देखिए, एक बात ये रही, दूसरी बात हो गई कि पिता का ईगो आया, पहले बेटी का ईगो आया, दूसरी बात पिता का ईगो कि उन्होंने कई महीनों तक श्रद्धा से बात नहीं की, शायद सालों से नहीं की। कोई भी पिता हमारे समाज में ऐसा होगा जो अपनी बेटी से बात न करे, उसने लाख पाप किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं से वो समाचार जरूर लेता रहता है। मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं से वो उससे या तो उसे फ़ोन करेगा या तो कहीं ना कहीं से उसका समाचार लेता रहेगा कि वो कैसी है। ये जो एक बात हम लोग कहते हैं ना कि माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता, तो आज ये हकीकत सामने आ गई। ये हमें श्रद्धा के केस में देखने को मिल गया। जब माँ थी तो कंटिन्यू बातें होती थी श्रद्धा से, और जब माँ चली गई तो वो लिंक टूट गया, वो बातें नहीं होने लगी। यहाँ बेटी और फादर दोनों का ईगो सामने आने लगा, और भाई भी है उसका, उसने भी बात नहीं की, उसने भी जानने की कोशिश नहीं की, और ना श्रद्धा ने बताने की कोशिश की। इससे क्या हुआ, जिसके साथ श्रद्धा रह रही थी उसका हौसला बढ़ने लगा कि अगर मैं कुछ करता भी हूँ तो इसका साथ तो ना फैमिली वाले देंगे और ना ही पुलिस देगी। इन दोनों बातों से आफताब का हौसला बढ़ने लगा और उसने और ज़्यादा उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अब मैं एक बात कहती हूँ यहाँ पे कि कुछ लोग इसे बना रहे हैं लव जिहाद का मामला। मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि क्या श्रद्धा एक ही लड़की है जो आज तक मरी हो, या आफताब एक ही अपराधी है जिसने मर्डर किया हो? है ना, बहुत सारे आफताब हैं और बहुत सारी श्रद्धा है। कुछ मन से मरती हैं, कुछ तन से मरती हैं, लेकिन मरती सब हैं। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कौम की औरत हो और किसी भी कौम का मर्द हो। जुल्म ढाना, जुल्म सहना, ये हर कौम में चलता रहता है। इसे किसी जाति विशेष से जोड़ कर ना देखें प्लीज़। नज़रिया है अपना अपना, मेरा नज़रिया ये कहता है। अब मैं एक बात कहती हूँ, श्रद्धा को उसने मार दिया, उस इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैंने मारा, गुस्से में मार दिया, ठीक है, गुस्से में मारा, तो क्या वो पाप नहीं हुआ, वो हत्या नहीं हुई? गुस्से में मारना क्या हत्या नहीं होती है? पर खैर ये कानून और पुलिस का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं यहाँ पे मोरल से जुड़ी हुई बातें करना चाहूँगी, जो हमारी नैतिकता से जुड़ी बातें हैं वो मैं कहना चाहूँगी, और हम सब की क्या भागीदारी है ऐसी हत्याओं के मामले में, कि ऐसी हत्या ना हो उसमें हम कितने भागीदार हैं, या ऐसी हत्याएं हो जाती है उसमें हम कितने भागीदार हैं, या हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारा समाज और हमारा मोरल, हमारी नैतिकता कितनी जिम्मेवार है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात कहती हूँ कि अगर हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी पार्क में जाएं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग अक्सर देखते हैं कि लड़के और लड़कियाँ, टीनेजर भी होते हैं, मैच्योर लोग भी होते हैं, वो साथ साथ बैठे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मैच्योर रहते हैं वो जानते हैं
कि अगर हम पकड़े भी गए, क्योंकि उनके रिश्तों में थोड़ी बहुत तो मैच्योरिटी रहती है तो वो नहीं हड़बड़ाते हैं, पर जो लड़के लड़कियां जो टीनेजर्स रहते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है कि वो थोड़ी नज़र बचाते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर रहता है कि कोई देख ले या कोई एक्शन ना ले ले या कोई सामने से कोई आकर हमें डांट डपट ना दे, कुछ भी करे। तो यहाँ पर हमारी जो हमारा सामाजिक दायित्व होता है कि हम वहाँ जाएं और सच में उन्हें डराए धमकाएं, ताकि वो लड़की आगे चलकर श्रद्धा ना बन जाए। क्या हम आप ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। पर जब श्रद्धा जैसी मौत होती है किसी की, तो सामने आकर हम सभी बोलते हैं और सब अपनी आवाज़ उठाते हैं कि अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जब श्रद्धा ऐसा कर रही होती है, उस रिलेशनशिप में जा रही होती है, तब हम अपना दायित्व नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि जिनके बच्चे हैं वो समझेंगे। तो आज भी हम ये सोचें कि जिनके बच्चे थे वो समझे, वो केस लड़े, हमें क्या पड़ी है। जिस तरह आज हमें तकलीफ़ हुई कि श्रद्धा की इस तरह से मौत हुई और इतनी निर्दयता से उसे मारा गया, उसके अंदर का पाशविक, इसको कहते पाशविक प्रवृत्ति आफताब का दिखा यहाँ पर, और उससे हम सभी को बहुत ही ज़्यादा मार्मिक पीड़ा हुई। तो आज जो मार्मिक पीड़ा हुई, कल जब हमने किसी को देखा किसी पार्क में, कहीं रोड पर घूमते हुए लड़के लड़कियों को हाथ में हाथ डालकर, अगर हम वहाँ रोक दें उन्हें, तो किसी भी श्रद्धा की मौत नहीं होगी। कुछ तो समझ ही जाएंगे। अगर 20% में से 10% भी उस बात को समझ जाए, हमारे रोकने से रुक जाए, या उनके माता पिता आगे आकर उनको समझाए, तो 10 तो कम से कम 10 श्रद्धा तो बच सकती है ना, और 10 आफताब बनने से रुक सकते हैं ना, 10 लड़के आफताब बनने से रुक सकते हैं। तो क्या हम अपना दायित्व समझते हैं? नहीं समझते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, अब देखिए दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि श्रद्धा की मौत का कारण लिव इन रिलेशनशिप था। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इस टॉपिक पर बात करूंगी, तो मैं ये कह रही हूँ कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि वो सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में ही उसकी हत्या हुई, इस तरह की हत्या हुई। अक्सर होती है, आप पेपर जब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं पेपर में 20 से 25, वो जो 5, 6, 7 पेजों का, 11 पेज का जो पेपर आता है, तो उसमें कम से कम 20 हत्याओं का जिक्र होता है। उसमें अधिकतर क्या होता है कि पति ने शराब पीकर पत्नी को मार डाला, ठीक है, पत्नी ने पति को मार डाला, और कुछ दहेज के लिए मारी गई, दहेज के लिए जला दिया गया, दहेज के लिए मारकर फांसी पर लटका दिया गया। तो ये जो घटनाएं होती हैं वो लिव इन में नहीं होती है, वो मैरिटल स्टेटस में होती है। वो हत्याएं विवाहित जिंदगी में होती हैं, विवाह के बाद होती हैं, जो समाज के सामने विवाह किया जाता है उसके बाद होती हैं। तो हत्या का कारण लिव इन या मैरिटल नहीं होता है, वो होता है आपकी जो प्रवृत्ति है, जो पाशविक प्रवृत्ति है, दोहरा चरित्र है, उसके कारण होता है। कुछ मानसिक हत्या होती है और कुछ शारीरिक हत्या होती है। हत्याएं दोनों तरह की होती हैं, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो लिव इन में थी इसलिए हो गया, या लिव इन, मैं उसका कोई सपोर्ट नहीं करती हूँ, लिव इन का मैं कोई सपोर्ट नहीं करती हूँ, ऐसे किसी रिश्ते का कोई सपोर्ट नहीं करती हूँ जो समाज में सिर्फ और सिर्फ असमानता और गंदगी फैलाता हो। मैं ऐसे किसी रिश्ते का सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं एक बात और बताना चाहूँगी, क्यों लिव इन को कानूनी जामा पहनाना ज़रूरी हो गया था। अब आइए, अब इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। जिन लोगों ने कहा कि लिव इन में नहीं रहती तो श्रद्धा नहीं मरती, तो क्या शादी के बाद जो दहेज के लिए मार दी जाती हैं औरतें, क्या वो लिव इन में रहती हैं? नहीं रहती हैं, नहीं रहती हैं ना। तो यहाँ पर मैं एक बात कहती हूँ, लिव इन की ज़रूरत कब पड़ गई और कोर्ट ने उसे मान्यता क्यों दे दी? ऐसा कोई कानून नहीं बना है, पर उसे मान्यता दी गई है, और उसके लिए कोई ये सज़ा का प्रावधान नहीं है। आप लिव इन में रह सकते हैं, पर जो शादीशुदा है वो नहीं रह सकते हैं, जो अनमैरिड है, मैच्योर्ड है, वो रह सकते हैं। तो मैं ये बात करी, क्यों करना पड़ा
क्योंकि पूरे देश में कम से कम 50 से 60 लाख, जहाँ तक कि मैंने एक ये आर्टिकल पढ़ा था वहाँ की मैं बात कर रही हूँ कि पूरे देश में 50 से 60 लाख तलाक के मामले लंबित पड़े थे। ठीक है, और उस समझिए कि जो तलाक के मामले लंबित पड़े हैं उसमें जो पति पत्नी को भुगतना पड़ रहा था, वो कानून आप तो जानते हैं ना कि भारत की जो कानून संहिता है वो कैसी है, क्या है, यहाँ का कानून क्या है। तो ये जो लंबित पड़े हुए थे 8 साल, 10 साल, 15 साल पुराने, इसके कारण यहाँ पर उस लिव इन को मान्यता दी गई कि आप अगर एक दूसरे से खुश नहीं हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, तो आप अपनी अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं। उसके लिए कोई भी कानूनी पेचीदगी में आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। इसलिए लिव इन की सुविधा दी गई, लिव इन के लिए कानून बनाया गया, या लिव इन को गलत नहीं माना गया, अवैध नहीं माना गया। कानूनी जो प्रक्रिया थी मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसलिए इसको कानून की नज़र में मतलब दोष नहीं माना गया, उसको सही माना गया कि आप रह सकते हैं, और जब आपकी मर्जी हो आप इस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए डाइवोर्स के लिए आपको 10 साल, 12 साल, 6 साल, 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसका असर क्या हुआ युवाओं पर? उन्होंने क्या किया, इसको बना लिया अपना शौक। चलो 2 साल उसके साथ रहते हैं, 2 साल उसके साथ रहते हैं, 2 साल उसके साथ रहते हैं। तो यहाँ पर कानून का बन गया मजाक और अय्यासी का खुल गया साधन। लिव इन के नाम पर अपने शौक पूरे करो, दोस्त बदलो, सब कुछ करो। यहाँ पर जो ये बात हो गई, और इसका फ़ायदा उठाने लगे जो मानसिक रोगी थे, जो दोहरा चरित्र जीते थे, वो लोग क्या करने लगे, यहाँ पर अपना फ़ायदा बनाने लगे, अपने ऐश मौज के लिए इस नियम का, इस कानून का ये पालन करने लगे। मतलब इस कानून में आ गए कि अब तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता है, इसके लिए तो कोई कानून ही नहीं, ना इसे अवैध करार दिया जाएगा, ये तो कानून की नज़र में अब सही हो गया। तो ये भटके हुए युवा लोग, अब मैं आती हूँ कि कैसे लोग इसकी गिरफ्त में फंसने लगे, इस लिव इन की गिरफ्त में कैसे लोग फंसने लगे। अब मैं इस बात पे आती हूँ, जो भी लोग थे, ये जो कुछ लोग तो शौक से आते हैं, और कुछ लोग अपना पिछला इतिहास अपने माता पिता का देख कर आते हैं। देखो, एक छोटी सी बात मैं समझाना चाहती हूँ। विवाह बहुत ही पवित्र बंधन है, बहुत ही, मतलब ये शुरू से चला आ रहा है। हमने अपने धर्म ग्रंथों में भी पढ़ा है, सब जगह पढ़ा है कि विवाह एक पवित्र बंधन है। ठीक है, यहाँ पे मन, शरीर, सबसे इंसान एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर चलता है। लेकिन एक दूसरा पहलू देखें, अब एक दूसरा पहलू कि इसमें जो घरेलू हिंसा होने लगी, जो भी ये तो शुरू से चला आ रहा है, हर रूप में बदलता है। घरेलू हिंसा जो है वो मन शरीर दोनों का होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये शुरू से चला आ रहा है कि पुरुष प्रधान समाज में औरत को सर उठाकर बात नहीं करना। आज हालांकि ये चीज़ अब बराबरी में आ रही हैं, अब ये बातें नहीं है, फिर भी ऐसा सिर्फ 20% ही हुआ है जहां औरत और मर्द को इक्वल बराबरी दी गई है, इक्वल है, वहां पर दोनों अपनी बातें रख सकते हैं। बट 80% जगह पर अभी भी है कि औरतों को दबा दिया जाता है, उनकी इच्छाओं को दबा दिया जाता है और उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। और ये बातें कहीं ना कहीं आगे चलकर जब औरतें जिद पर उतरती हैं कि हमें ये करना है, तो हो जाता है उनका टॉर्चर शुरू। वो मानसिक हो, शारीरिक हो, जैसे भी हो, वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे बच्चे होते हैं, जो युवा हैं या बच्चे हैं, वो देखते हैं इस घरेलू हिंसा को, लोगों को मारपीट करते हुए, लोगों का संबंध खराब होते हुए देखते हैं। अपने सामने ही देखते हैं बाप माँ को मार रहा है, माँ बाप को गाली दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों का मतलब विवाह के प्रति जो ये रहता है, जो शुरू से वो सुनते हैं कि वो अच्छी बात है कि विवाह करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वहाँ से
वो भटकन की स्थिति उन लोग की पैदा हो जाती है। वो ये हो जाता है कि नहीं नहीं, हमको नहीं विवाह के बंधन में बना, कौन मार खाएगा और कौन गाली सुनेगा। ठीक है, तो बच्चों का कहीं ना कहीं ये प्रभाव बच्चों पर ये पड़ता है, और आज के युवा पर खास करके, और मैं कहूँगी कि बड़े शहरों में इस चीज़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ गलती किसकी है? पेरेंट्स की है। पेरेंट्स की गलती है कि जो बातें तुम रूम के अंदर कर सकते हो वो तुम बच्चों के सामने करते हो, जिसके कारण बच्चों के मन पर नकारात्मक प्रभाव विवाह का पड़ रहा है। वो ये सोचने लगते हैं बच्चे कि शादी करने से अगर ऐसा होता है तो मैं तो नहीं करूँगा। ठीक है, वो एक इमोशनल सपोर्ट खोजते हैं, और जो माँ बाप से नहीं मिल पाता है वो बाहर ढूंढते हैं, और बाहर ढूंढ कर फिर तो आज तो हाथ में मोबाइल है, सब जगह पर है कि आप लिव इन में रह सकते, उसके लिए कोई कानून नहीं है जो कि आपको अवैध करार देगा उन रिश्तों को। तो धीरे 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 वो बच्चे उस तरफ मुड़ने लगते हैं कि विवाह के बंधन में कौन पड़ेगा, अरे नहीं पटेगा, हम तो अलग हो जाएंगे, ये सोचते हैं बच्चे। अब आते हैं हम फिर से श्रद्धा की बात पर। जब श्रद्धा लिव इन में थी वो अपनी मर्जी से अलग हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर आफताब ने उसे मेंटली टॉर्चर इतना ज़्यादा कर दिया था और कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। और मैं एक उदाहरण देकर आपको इस बात को समझाना चाहूँगी कि औरत जो होती है ना, वो किसी भी जाति की हो, कहीं की भी हो, औरत का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, वही उसके मौत का कारण बन जाता है। ये बात मैं एक उदाहरण देकर समझाती हूँ आपको कि जो भी पीने वाले इंसान होते, पीने वाले मतलब किसी भी तरह के, किसी भी तरह का नशा करने वाले लोग जो होते हैं, तो वो जब भी नशे की हालत में सामने वाले को मारते हैं, पीटते हैं, घरेलू हिंसा जिसको कहते हैं, करते हैं, तो उस वक्त उनके अंदर वो जानवर जाग जाता है, वो उनके अंदर पाशविक प्रवृत्ति आ जाती है कि वो कुछ भी उस वक्त कर सकता है। ठीक है, वो कर लेता है। और जब नशा टूटता है, जब औरत सोचती है कि अब मैं आगे बढ़कर इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी, तो वो इंसान क्या करता है, वो दोहरा चरित्र क्या करता है कि उसके पैरों में गिर जाता है। अब देखो औरत जो अभी हिम्मत जुटा रही थी कि मैं दूसरे को बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब वो औरत पेशोपेश में पड़ जाती है कि ये तो इंसान, मैं इसके साथ रही हूँ, मैं इसके खिलाफ कैसे जाऊँ, और इसे माफ़ कर देती हूँ, शायद ये आगे ऐसा नहीं करेगा। और यहाँ पे हो जाती है हमारी मौत। मौत मतलब शरीर की नहीं, हमारे स्वाभिमान की मौत हो जाती है। यहाँ हो जाती है हमारे स्वाभिमान की मौत। फिर दोबारा वही होता है, तिबारा वही होता है, और बार बार यही होता रहता है कि हम माफ़ी मांग देने पर, माफ़ी जब कोई सामने से मांगता है तो हम उसे माफ़ कर देते हैं। और ये क्या होता है, हमारी इंसानियत जिंदा रहती है तो हम माफ़ करते हैं सामने वाले को, और अगला क्या समझता है कि ये तो बार बार मुझे माफ़ कर देता है सामने वाला इंसान, तो हम इससे भी बढ़कर कुछ करते रहें। अब वो पकड़ लेता है आदत कि अब हमको तो कुछ होना नहीं है, हमारे खिलाफ तो कोई जाएगा नहीं, हम ऐसा करेंगे और माफ़ी मांग लेंगे, हम ऐसा करेंगे और माफ़ी मांग लेंगे। तो उसे पड़ जाती है आदत। वो ढूंढ लिया, अब शिकार है, मेरा गुस्सा यहाँ निकलेगा, मैं जब भी फ्रस्ट्रेट रहूँगा इसी पर अपना गुस्सा निकालूंगा और यहीं पर सब कुछ करता हूँ, फिर तो मुझे माफ़ी मिल जाएगी। तो ये वीडियो मैं यहाँ पर रोकती हूँ क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो रही है, मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। प्लीज़ आप लोग रुकना ज़रूर और मेरी पूरी बातें सुनना ज़रूर।